वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली क्रिएटिविटी के बारे में। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी और व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, है ना। और इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट्स है और किस कदर यूजीसी नेट में सवाल पूछे जा रहे हैं। उन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम क्रिएटिविटी का चर्चा करेंगे कि क्या है क्रिएटिविटी। देखिए, आप लोग जानते हैं कि क्रिएटिविटी जो टर्म है बेसिकली उसको अल्फ्रेड नॉर्थ व्हिटहेड ने इस टर्म को कॉइंड किया था, क्रिएटिविटी को। अब कहने का मतलब यह है कि क्रिएटिविटी को अल्फ्रेड नॉर्थ व्हिटहेड ने इस टर्म को कॉइंड किया था। और क्रिएटिविटी की जो पहली टेस्ट बनाई गई थी वो एलिस पॉल टोरेंस के ज़रिए से बनाई गई थी। क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए या असेस करने के लिए जो पहली टूल बनाई गई थी उसको एलिस पॉल टोरेंस ने डेवलप किया था, उस टूल को। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसोसिएशन वाले में कि किस कदर एक दूसरे से रिलेटेड है ना। बार बार इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं बेसिकली, है ना। तो एलिस पॉल टोरेंस ने सबसे पहले क्रिएटिविटी का का टूल डेवलप किया था जिसके ज़रिए से हम क्रिएटिविटी को मेजर करते हैं। अब रही बात कि क्रिएटिविटी है क्या, आप लोग समझते हैं बेसिकली क्रिएटिविटी है क्या। दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊं और फिर इसकी आगे की हम बात करें। बेसिकली क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है, एक मेंटल ऑपरेशंस है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके जरिए से हम नोवेल सिचुएशंस को डील कर पाते हैं, या कोई नई आइडिया जनरेट कर पाते हैं, या कोई नई थिंग्स ला पाते हैं, या कोई नई थिंग्स जनरेट कर पाते हैं। तो बेसिकली समथिंग न्यू को लाना जो कि डिजायरेबल हो, तो हम लोग उसको क्रिएटिविटी के जुमरे में रखते हैं। और सोसाइटी उससे फायदा भी उठाता हो, सोसाइटी के लिए वो फायदेमंद भी है। आप जिस चीज को डेवलप कर रहे हैं उससे सोसाइटी को फायदा होना चाहिए, सोसाइटी उससे फायदा उठा सके, तभी वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी मतलब ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। वो ऐसा कभी ना हुआ हो, वो शेप कभी ना किसी ने दिया हो, वो कॉन्सेप्ट कभी किसी ने ना दिया हो, उसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। यानी कि ओरिजिनलिटी का होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली क्रिएटिविटी एक ह्यूमन एबिलिटी है, एक मानवीय योग्यता है जिसके जरिए से इंसान कोई नई चीज जनरेट करता है, या कोई नोवेल आइडिया जनरेट करता है, या कोई नोवेल थिंग्स जनरेट करता है, या कोई नोवेल चीज का प्रोडक्शंस करता है। क्रो ने कहा है कि बेसिकली जो क्रिएटिविटी है हमारा एक मेंटल ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम ओरिजिनल आउटकम लाते हैं, ओरिजिनल थिंग्स लाते हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स लाते हैं हम। ये क्रो का कहना था कि क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। कि क्रिएटिविटी हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके जरिए से हम कोई ओरिजिनल आउटकम लाते हैं, कोई नई आइडिया जनरेट करते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, कोई नई थिंग्स लाते हैं। इसके मंगल ने भी इस हवाले से बात कही है क्रिएटिविटी के हवाले से कि क्रिएटिविटी क्या है। देखिए, इसके मंगल का भी कहना है कि अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसको रीशेप अगर कर रहे हैं, कोई नई आकार अगर दे रहे हैं, कोई नया शेप अगर दे रहे हैं, तो वो भी क्रिएटिविटी के अंदर आ जाएगा। शर्त यह है कि सोसाइटी उससे फायदा उठाता हो, सोसाइटी उससे इस्तेमाल करता हो उसका। अगर सोसाइटी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, फायदा नहीं उठाएगा, तो फिर वो क्रिएटिविटी नहीं है। तो बेसिकली क्रिएटिविटी हमारी एक एबिलिटी है, एक योग्यता है, एक सलाहियत है जिसकी वजह से हम कोई चीज क्रिएट कर पाते हैं, डिस्कवर कर पाते हैं, या प्रोड्यूस कर पाते हैं। चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, कोई भी चीज हो, उसको हम जब नई शक्ल में पेश करते हैं, रीशेपिंग करते हैं ऑलरेडी अवेलेबल थिंग्स का, ऑलरेडी अवेलेबल आइडियाज का, अगर हम रीशेप भी कर रहे हैं तो वो भी जो है, या उसको रीजनरेट भी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी क्रिएटिविटी के अंदर रखा जाएगा। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि कोई नई चीज होनी चाहिए, कोई नई चीज होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हो, आइडियाज हो, या जो कुछ भी हो, बेसिकली नई होनी चाहिए। अगर नई है तो वो क्रिएटिविटी है, अदरवाइज वो क्रिएटिविटी नहीं है।
मैं आपको क्रिएटिविटी की कुछ क्राइटेरिया बताना चाहता हूं जिससे आप क्रिएटिविटी को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। एक तो ये कि उसमें नोवेल्टी होनी चाहिए। पहली क्राइटेरिया क्रिएटिविटी के लिए ये है कि उसमें नोवेल्टी होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए, एकदम नयापन होना चाहिए। उससे पहले न किसी ने उस तरीके की आइडिया जनरेट किया है, न उस तरीके की किसी ने थिंग्स जनरेट किया, एकदम नया है। तो नोवेल्टी होनी चाहिए, उसके साथ साथ यूजफुलनेस होना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर सोसाइटी उसका इस्तेमाल कर पा रही है, सोसाइटी के लिए अगर यूजफुल है, फायदेमंद है, तभी हम उसको क्रिएटिविटी कहेंगे, अदरवाइज हम उसको क्रिएटिविटी नहीं कहेंगे। दूसरा ये कि रिजेक्ट द प्रीवियस आइडियाज, कि पिछले जितने भी आइडियाज हैं उसको वो रिजेक्ट करता हो। रिजेक्ट करने से ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर आलोचना करता हो, क्रिटिक्स करता हो, ये अपना चीज अपने हिसाब से पेश करता हो, नई शक्ल में पेश करता हो, नई आइडियोलॉजी के साथ पेश करता हो, तो उसको हम लोग क्रिएटिविटी कहेंगे। दूसरी बात यह है कि क्रिएटिविटी होने के लिए लॉजिकल और कोहेरेंट होना जरूरी है, थिंग्स का, ऑब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब बना दिया बिना मतलब का और वो क्रिएटिविटी, नो, उसमें कोहेरेंसी होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसको क्रिएटिविटी कह सकते हैं। देखिए, क्रिएटिविटी के कुछ एस्पेक्ट हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यहां से सवाल पूछे गए हैं, यहां से यूजीसी नेट में सवाल पूछे गए हैं, ध्यान से समझिएगा। एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी, एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी में पहला फ्लुएंसी का है, पहला फ्लुएंसी का है। क्योंकि क्रिएटिविटी में क्या होती है कि बहुत से आइडिया जनरेट होते हैं, बहुत से आइडिया जनरेट होते हैं, बिना ब्रेक थ्रू के बहुत से आइडिया जनरेट होते हैं। इसलिए क्रिएटिविटी की एक जो कंपोनेंट्स है वो फ्लुएंसी है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्रिएटिविटी में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। अगर उसमें रीशेपिंग की गुंजाइश नहीं है, रीजनरेट करने की गुंजाइश नहीं है, इंप्रूव की गुंजाइश नहीं है, तो फिर वो क्रिएटिविटी के अंदर नहीं रहेगा। चूंकि थिंग्स या ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट वक्त के साथ बदलती रहती है, हमारी जरूरियात बदलती रहती है, हमारे सीखने के अंदाज बदलते रहते हैं, हमारी लर्निंग स्टाइल बदलती रहती है ना, हमारी अधिगम जो स्टाइल है बेसिकली वो चेंज होती रहती है। इसलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी होना जरूरी है। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी में ओरिजिनलिटी का भी होना जरूरी है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आपने कोई चीज जनरेट किया है और उसमें अगर ओरिजिनलिटी नहीं है तो वो क्रिएटिविटी के अंदर नहीं आएगा। दूसरा ये एलाबोरेशन होता है। एलाबोरेशन एलोबरेट से बना है। क्रिएटिविटी में हम चीजों को एलोबरेट करते हैं, है ना, वजाहत करते हैं चीजों को, वर्णनात्मक रूप देते हैं चीजों को, है ना। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे क्रिएटिविटी के जो कि आपको जहन में रखना है। पहला एस्पेक्ट हमने फ्लुएंसी बताया, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी बताया हमने, तीसरा हमने ओरिजिनलिटी बताया, चौथा एलाबोरेशन बताया, है ना। तो ये चार एस्पेक्ट हैं क्रिएटिविटी के। इसके अलावा अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेज आते हैं, वहां से भी सवाल पूछा जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेज देखते हैं, क्रिएटिविटी के स्टेज देखते हैं। तो क्रिएटिविटी में जो सबसे पहला स्टेज आता है उसको स्टेज ऑफ प्रिपरेशन कहा जाता है। यहां पे इंसान ट्रायल एंड एरर की कोशिश करता है, हिट एंड मिस की कोशिश करता है, स्ट्राइव एंड सक्सीड की कोशिश करता है, चीजों को जनरेट करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वो पहली कोशिश में सफल हो जाए और असफल भी हो जाए, बट स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में इंसान जो डिफरेंट तरीके की टेक्निक है उसको अपना करके चीज़ों को इवेल्युएट करने की कोशिश करता है, जैसे कि हिट एंड मिस, स्ट्राइव एंड सक्सीड, ट्रायल एंड एरर, इस तरीके की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन होता है, इसको स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी भी कहा। सबसे ज्यादा जो आइडिया प्रोड्यूस होता है वो इसी स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन में होता है। सबसे ज्यादा जो होता है आइडिया वहां पे, यहाँ पे आपको स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन में सबसे ज्यादा आइडिया प्रोड्यूस होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन के अंदर हम लोग आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया प्रोड्यूस करते हैं, है ना। फिर बाद में उसका इवैल्यूएशन हम करते हैं। इसके अलावा स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये थर्ड स्टेज होता है जहाँ पे सडनली आपको आपका आंसर मिल जाता है। सडनली आप जिस चीज को क्रिएट करना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर जाते हैं। आपको याद होगा वो जो उत्प्लावन बल का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा,
आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना। तो उसमें क्या हुआ था, आर्किमिडीज ने कुछ डाला था और फिर उसको अंदर में इन्होंने किया और फिर यूरेका कहा, है ना, मिल गया। तो उसी कैसे मिल गया, चूंकि आइडियाज तो उनके पास थे, बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन इल्यूमिनेशन हो गया, एक बार एक दीप्त जल गई और एक बार एक आइडियाज समझ में आ गए, एक बार एक सॉल्यूशन निकल करके हमारे सामने आ गया। तो इसको कहते हैं स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। उसके बाद स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन आता है। स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया, उसके बाद स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन होता है। स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन में हम ये देखते हैं, बेसिकली हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जिस चीज को हम हासिल करने के लिए गए थे क्या वो चीजें हासिल हुई या नहीं, जिस चीज को हम अचीव करने के लिए गए थे या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गए थे वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो बेसिकली जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के स्टेज में आपसे डिस्कस कर रहा था, इसको याद रखिएगा, यहां सवाल पूछा गया है और इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो भी मैंने बताने की कोशिश किया। स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में ट्रायल एंड एरर, हिट एंड मिस, स्ट्राइव एंड सक्सीड की कोशिश की जाती है ना यहां पे। उसके बाद स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन होता है, यहां पे सबसे ज्यादा आइडिया जनरेट होते हैं। यहां पे सिर्फ आइडिया जनरेट होते हैं, इवैल्यूएट नहीं होता, सिर्फ आइडिया को हम जनरेट करते हैं। उसके बाद स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन आता है, जहां पे अचानक से आइडिया मिल जाते हैं, जहां पे अचानक से हमारे जहन में बातें आ जाती है, अचानक से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। इसको स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, दीप्त का स्तर कहते हैं इसको, है ना। और उसके बाद स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन है। स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन में हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जिस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम गए थे वो प्रॉब्लम एक्चुअली में हमसे हल हुआ या नहीं हुआ। बेसिकली हम इसको देखने की कोशिश कर रहे थे। अब इससे संबंधित 2-3 टर्म है जो कि आपको समझना है। एक लेटरल थिंकिंग है, लेटरल थिंकिंग है। आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं ना तो आपको सबसे पहले लेटरल थिंकिंग से निकलना पड़ेगा। लेटरल थिंकिंग, डॉक्टर डी बोनो ने एक किताब लिखी थी, लेटरल थिंकिंग क्रिएटिविटी स्टेप बाय स्टेप। यानी कि उनके कहने का, डॉक्टर डी बोनो के कहने का मतलब था कि जो लेटरल थिंकिंग है वो उसी के थ्रू हम क्रिएटिविटी तक पहुंच पाते, स्टेप बाय स्टेप लेटरल थिंकिंग के द्वारा हम क्रिएटिविटी तक पहुंच पाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि लेटरल थिंकिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है और डॉक्टर डी बोनो ने इस लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, लेटरल थिंकिंग क्रिएटिविटी स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा आपको एक साइनेप्टिक्स टर्म भी याद रखना है, साइनेप्टिक्स, है ना। यहां से भी सवाल बार बार पूछे गए हैं साइनेप्टिक्स से कि बेसिकली साइनेप्टिक्स क्या होता है। तो बेसिकली साइनेप्टिक्स हमारा एक अप्रोच है, एक टेक्निक है हमारा, जिसके जरिए से हम क्रिएटिविटी करते हैं या क्रिएटिविटी हम पैदा करते हैं साइनेप्टिक्स के जरिए से। तो साइनेप्टिक्स बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है जिसके जरिए से हम ओरिजिनल आइडिया जनरेट करते हैं, ओरिजिनल आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जो साइनेप्टिक्स है वो एक टर्म है जो कि साइनेप्टिकोस से मिलके बना है, साइनेप्टिकोस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिंगिंग फोर्थ टुगेदर। ब्रिंगिंग फोर्थ टुगेदर का मतलब यह है कि चीजों को यकजा करना, शामिल करना और फिर आइडियाज को जनरेट करना, है ना। तो साइनेप्टिक्स बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसके जरिए से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को हल कर पाते हैं। यह हमारे क्रिएटिविटी का चर्चा था। इसके अलावा एक चीज और इसमें मैं ऐड करता चलूं क्रिएटिविटी के अंदर कि क्रिएटिविटी को आप फोस्टर कर सकते हैं अपने बच्चों के दरमियान, है ना। आप बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए कुछ टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जिससे कि बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा हो। एक तो ये कि बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए, है ना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। जब फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी आप देंगे तो इससे उनमें क्रिएटिविटी पैदा होगी। दूसरा बात कि बच्चों के अंदर जो हेजिटेशंस है, फियर्स है, उनको दूर करेंगे तो उससे क्रिएटिविटी पैदा होगा। और आपको अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसमें कुछ स्पेशल टाइप के टेक्निक लेना पड़ेगा जिससे कि बच्चों में क्रिएटिविटी फोस्टर हो सकेगा, है ना। एक तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का टेक्निक लेना पड़ेगा आपको, है ना, लेटरल थिंकिंग लेना पड़ेगा आपको, है ना। इसके अलावा साइनेप्टिक्स का टेक्निक अपनाना पड़ेगा। साइनेप्टिक्स अभी अभी जस्ट हमने चर्चा किया, लेटरल थिंकिंग का भी चर्चा किया और इसके साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक भी आपको अपनानी पड़ेगी अपनी टीचिंग प्रोसेस में, तभी जाकर के बच्चे क्रिएटिव बन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।